हम कौन थे और क्या हो गए। संदर्भ राकेश सिन्हा जी। अखबार लिखे हजार शब्दों और टीवी चैनलों पर बहस में बोले गए उतने ही शब्दों में क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर समकालीन भारत के विमर्श की दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने लाता है। लेख लिखते समय लेखक तर्क गढ़ने में मस्तिष्क का उच्चतम उपयोग करता है। छपने से पूर्व उसे मर्यादा, सभ्यता, तथ्य और तर्क जैसे मानकों पर परखा जाता है। उधर टीवी चैनलों पर बहस में मर्यादा, निष्पक्षता, तथ्य और तर्क की अवहेलना मानो अनिवार्य हो गया है। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं है। स्टूडियो में हाथापाई, गाली गलौज, अभद्र भाव भंगिमा सामान्य बात हो गई है। सोचने का स्तर निम्नतर होता है। यहाँ वाणी और विवेक के बीच संबंध विच्छेद रहता है। यदि मुख्य धारा हैं टीवी चैनलों को तो प्रस्तोता इस कायदे से दूर रहते या रहने चाहते हुए कम काबिल माने जा रहे हैं। बहस के प्रायोजक इसका औचित्य लोगों की रुचि में ढूंढते हैं। वे बौद्धिक और नैतिक गिरावट के लिए इस प्रश्न का सहारा लेते हैं, लोग क्या देखना चाहते हैं। यह प्रपंच के सिवा कुछ नहीं है। इतिहास साक्षी है, लोग सकारात्मकता के सारथी होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वे फिल्मों में नायकों के जगह खलनायकों के दीवाने होते। फिल्मों के लेखक, निर्देशक और निर्माता सकारात्मकता का पक्ष तैयार करते हैं। लोगों के मन को गढ़ता उस काल के बौद्धिकता पर निर्भर रहता है। 16 नवंबर 1869 को काशी में स्वामी दयानंद सरस्वती और पंडितों के बीच मूर्ति पूजा पर शास्त्रार्थ हुआ। उनकी गंभीरता, उसके विषय की संवेदनशीलता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि उस समय वहाँ हजारों लोग उपस्थित थे। यूँ संख्या का अनुमान 10,000 से 50,000 तक का है। 200 साल पहले इतनी बड़ी संख्या में सामान्य लोग गाली गलौज नहीं, गंभीर विमर्श सुनने आए थे। यह उदाहरण उपरोक्त प्रश्न का अपने आप में समाधान है। टीवी विमर्श ने उत्तर विवेकवाद को प्रोत्साहित किया है। यह व्यक्ति को अपनी छवि के साथ साथ सामाजिक मर्यादाओं के प्रति संवेदनशील बना देता है। जो प्रसिद्धि की मनोकामना के साथ खलनायकत्व की खुशी को स्वीकारते हैं। यशपाल की प्रसिद्ध कहानी अखबार के नाम इसका निचोड़ है। प्रसिद्धि के लिए कुछ भी करना। आज यशपाल होते तो वे ऐसे कुपात्रों की बड़ी संख्या को साक्षात कर पाते, मगर यह स्थिति कुहासा है, अंधकार नहीं। भारत अपने वैशिष्ट को कभी छोड़ता नहीं है। स्वाध्याय, सत्संग और शास्त्रार्थ की परंपरा इतनी गहरी और प्राचीन है कि उस पर कुछ समय के लिए धूल तो जमती है, पर यह ध्वस्त नहीं हो पाता है। यही कारण है कि लोग इन बहसों को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन प्रश्न और भी, टीवी चैनलों को नैतिक जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं हो रहा है। स्कूल कॉलेजों में वाद विवाद प्रतियोगिता होती हैं। इसमें भाग लेने वाले भी विषय की तैयारी करते हैं। गौरतलब है कि उनकी संख्या की तुलना में तर्क और तथ्य की संस्कृति का सामान्य छात्रों पर प्रभाव कई गुना अधिक होता है। सार्वजनिक विमर्श आज समाज के प्रबोधन, जागृति, चेतना का महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। उसके प्रवाह के प्रति हम हजारों वर्षों से सचेत रहे। पहले दूसरी शताब्दी बौद्ध विद्वान नागार्जुन का दक्षिण भारत के राजा गौतमीपुत्र को लिखा गया मित्र के नाम का एक पत्र प्रभावी दस्तावेज है। इसके फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, चीनी, कोरियाई और स्पेनी आदि भाषाओं में अनुवाद हुआ है। वाक्य काव्य के रूप में लिखे गए पत्र में नागार्जुन ने सलाह दी कि शरीर, मस्तिष्क और बोलने में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने समझाया कि करुणा, दया और बुद्धि का विकास साथ साथ होनी चाहिए। प्राचीन काल से भारत के सामाजिक जीवन के गंभीरतम प्रश्नों को इसी मार्ग से हल ढूंढा है। गार्गी और याज्ञवल्क्य एवं आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ अपवाद स्वरूप नहीं, इसकी लंबी श्रृंखला केरल से काशी तक रही है। यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। यह विरासत की व्याख्या या उसकी पूजा नहीं, संदर्भों में ढालकर आगे बढ़ना है ही उस परंपरा को पुनर्जीवित करना है। इसमें
ज्ञानार्जन का नैतिक पक्ष शामिल है। ऐसा ही एक उदाहरण कुमारिल भट्ट और बौद्ध विद्वानों के बीच बहस का है। भट्ट ने बौद्ध गुरुओं से ही सीख कर उनके साथ शास्त्रार्थ कर उन्हें ही पीछे छोड़ दिया। बाद में उन्होंने अनैतिक माना और अग्नि समाधि ले ली। यह नैतिकता का शिखर था। तब हम क्या थे और आज हम क्या हो गए। विचारों में अंतर और टकराव बौद्धिक प्रभाव का हिस्सा हैं। उसी से विचारों की समृद्धि होती है। दुनिया ने जिस भाग और जिस पर भी कालखंड में यह रहा, वहाँ भी सामूहिक मानसिकता उन्नति हुई। एथेंस ग्रीक सभ्यता स्पार्टा में उदाहरण बना हुआ है। इसका कारण आर्थिक या सामरिक समृद्धि नहीं थी, बल्कि वैचारिक प्रवाह था। उनके राजा पेरिक्लीज का 3000 वर्ष पूर्व का अंतिम संस्कार में भाषण रहा दिखता है। पेलिपोनियस युद्ध में मारे गए सिपाहियों के सामूहिक अंतिम संस्कार में उन्होंने कहा थे, सामान्य लोग यद्यपि उद्यमों में लगे रहते हैं, फिर भी सार्वजनिक प्रश्नों में वे निष्पक्ष न्यायाधीश होते हैं। टीवी बहस से जुड़े लोगों को सामान्य लोगों के प्रति अपनी समझ बदलनी चाहिए। विरोध की संस्कृति विचार प्रवाह समाज की संतुलित नहीं करने देती हैं। सामाजिक इनकी बलि चढ़ा जाती हैं। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है। उसके रचनात्मक उदाहरण विद्वान हैं। जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय के पॉलिटिकल डायरी का प्रकथन कांग्रेस के बड़े नेता संपूर्णानंद ने लिखा है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एनर्जी गोरेस ने जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। यह बीज स्वरूप नई पीढ़ी और चैनलों के सामने हैं। यक्ष प्रश्न है, वे भारत के नवोदय के सूत्रधार बनेंगे या प्रतिक्रियावाद के जनक। भारत अपने वैशिष्ट को कभी नहीं छोड़ता नहीं है। स्वाध्याय सत्संग और शास्त्रार्थ की परंपरा इतनी गहरी और प्राचीन है कि उस पर कुछ समय के लिए धूल तो जमती है, पर यह ध्वस्त नहीं हो पाता। यही कारण है कि लोग इन बहसों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन प्रश्न और भी हैं। टीवी चैनलों को नैतिक जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं हो रहा है। स्कूल कॉलेजों में वाद विवाद प्रतियोगिता होती हैं। इसमें भाग लेने वाले भी विषय की तैयारी करते हैं।